दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसके किरदार हैं। ये एक जुमला रंगमंच के संदर्भ में पूरी दुनिया में बहुप्रचलित है। आज इस व्लॉग में हम इस जुमले के अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है और जो संदर्भ है वो रंगमंच से कितना जुड़ता है और क्या इसके कुछ नाट्य सिद्धांत के संदर्भ में कुछ पर्याय भी हैं। कोशिश करेंगे इसको स्तानिस्लावस्की के एक सिद्धांत, एक टेक्निक से जोड़ के समझने की भी। लिहाजा आपने अभी यदि मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, कमेंट करें, और लगे कि बहुत लोगों तक ये वीडियो जाना चाहिए तो आप अवश्य उसको शेयर करें। तो आइए समझते हैं इस जुमले को कि दुनिया एक रंगमंच किस प्रकार से है। इस उक्ति को आमतौर पर दुनियादारी जो है, ये जो संसार है, इसकी नश्वरता को समझने के लिए फलसफे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि भाई अगर ये दुनिया रंगमंच है, हम इसके किरदार हैं, हमारी अगर इस पे एंट्री है तो एग्जिट भी है। तो दुनिया को निस्सारता के समझने के संदर्भ में इसको बखूबी प्रयोग करते हैं। अब यदि इसी उक्ति का हमको नाट्य के संदर्भ में या अभिनय के सिद्धांतों के संदर्भ में अगर समझना होगा तो हमें इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखना होगा और तब देखना होगा कि क्या कुछ अंतर्दृष्टि हमको अपनी अभिनय के लिए मिल पा रही है इसकी। तो चलिए इसको एक जिंदगी के, रोजमर्रा की जिंदगी के सामान्य से अनुभव से समझ के देखते हैं। एक उदाहरण है, मान लो आप अपने दोस्त के संदर्भ में देखिए इसको कि आप रोज अपने दोस्त के साथ अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, होते हैं। मान लो कुछ समय आप स्कूल में व्यतीत करते हैं, कुछ समय उसके साथ घर से बाहर बाजार में या स्कूल से घर तक आने के रास्ते में व्यतीत करते हैं, या कहीं और भी अपने दोस्त के साथ होते हैं। और कभी कभी आप अपने दोस्त के साथ घर पर चले जाते हैं, उसके घर पर भी थोड़ा समय व्यतीत करते हैं। अब आप एनालाइज कीजिए कि स्कूल में या कॉलेज में, रास्ते में, बाजार में, या फिर उसके दोस्त के घर पर जो आपकी उपस्थिति है, तो क्या इन तीनों चारों जगह आपका किरदार एक जैसा रहता है? क्या आपका बर्ताव एक जैसा रहता है? क्या आपका व्यवहार एक जैसा रहता है या उसमें कुछ परिवर्तन आता है? आप देखिए, जो मित्र के साथ जो भाषा आप स्कूल में बोल रहे हैं, जो रास्ते में बोल रहे हैं, जो मित्र के घर पर बोल रहे हैं, क्या उसमें कुछ बुनियादी फर्क है? जो शब्द चयन आप स्कूल में उसके लिए करते हैं, जो रास्ते में उसके लिए करते हैं, और जो उसके घर पर जाकर जो आप शब्दावली का प्रयोग करते हैं, क्या वो एक जैसी है या अलग अलग है? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज तीनों जगह एक जैसी होती है या अलग होती है? इसे आप गंभीरता से और सूक्ष्मता से अगर विश्लेषित करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इन तीनों चारों जगह एक ही समय में, एक ही काल में, लेकिन अलग अलग स्थान पर आपका किरदार, आपका बर्ताव, आपकी बोली, आपके शब्द चयन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी भावभंगिमाएं सब बदलती हैं संदर्भ के हिसाब से, स्थान के हिसाब से। अभिनय में अगर अभिनय को बहुत साधारण दृष्टिकोण से देखें और सिंपल तरीके से देखें तो हम दरअसल जब रंगमंच पर अभिनय करते हैं तो यही तो करते हैं। जब हम कोई अलग किरदार में जाते हैं, अलग कोई भूमिका निभाते हैं, तो हम उस पात्र के अनुकूल उसकी भाषा का चुनाव करते हैं, उसकी शब्दावली का चुनाव करते हैं,
उसकी पिच का चुनाव करते हैं, उसकी टोन का चुनाव करते हैं, उसके लिए बॉडी लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं। यही तो अभिनय है। ये हम आम जिंदगी में भी करते हैं, लेकिन जितनी सहजता से हम इसे आम जिंदगी में कर पाते हैं, क्या रंगमंच पर किया जाना उतना सहज है? नहीं। उसके लिए हमें बहुत प्रयास, बहुत अभ्यास और बहुत समझ की जरूरत पड़ती है, जबकि वही काम हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कुशलता से, अनायास ही और सहज ही कर लेते हैं। ये भेद कैसे है, ये फर्क कैसे है, इसको समझना होगा। इसी को समझने के अंदर हमें अभिनय के लिए अंतर्दृष्टि मिलेगी। और जब इसको समझने के साथ साथ हम स्तानिस्लावस्की के जो अभिनय सिद्धांत की एक तकनीक के बारे में के संदर्भ में रखकर समझेंगे, तो ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। ये काम हम आम जिंदगी में इतनी कुशलता से कर लेते हैं, लेकिन रंगमंच में जाकर जब हम इसको करने की कोशिश करते हैं तो अतिरिक्त अभ्यास और सतत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों है? इसको अगर उसी दोस्त वाले रूपक से इसको अभी समझने की कोशिश करें कि कैसे दोस्त के साथ मैं या कोई और देखें कि रास्ते में जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज के साथ उसके साथ अपनी दोस्ती का एक जेस्चर दिखा रहा था, या उसके साथ आवारगी कर रहा था, या उसके साथ मैं उच्छृंखल हूं जो सामान्य तौर पर हूं, लेकिन जब उसके दोस्त के घर चला जाता हूं तो कैसे मैं एक अच्छे बच्चे का, शालीन बच्चे का अभिनय कर लेता हूं, अपने आप को वहां की स्थिति के अनुकूल ढाल के बिल्कुल उसकी पात्रता में चला जाता हूं कि मैं एक अच्छा बच्चा हूं, एक शालीन सभ्य बच्चा हूं, ये दिखाने की सफल प्रयास कर लेता हूं। और ये इस तरीके से हम अपने व्यवहार को बहुत चमत्कारिक तरीके से बदल लेते हैं। ये हम कैसे करते हैं? दरअसल दोस्त के साथ, या और संदर्भ भी देखें, केवल दोस्त ही नहीं है, दूसरे रिश्तों में हो सकता है या और संदर्भ हो सकता है। उदाहरण के लिए हमने इस बात को लिया है कि हम उसके संदर्भ से परिचित हैं, उसके साथ सहचर्य के साथ उसकी पूरी जिंदगी को टोटलिटी में हमने समझा हुआ है, और उसके आधार पर हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं एक्शंस की, कि ये स्थिति में ये करना है, मुझे इस स्थिति में ये करना है, ऐसा बोलना है, वो करना है। एक एक्शंस की एक तरतीब बनती है, एक लाइन बनती है, जिसे स्तानिस्लावस्की अनब्रोकन लाइन बोलते हैं। तो ये जो अनब्रोकन लाइन है, इसके संदर्भ में स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि अभिनय जब हम मंच पर कर रहे होते हैं तो दरअसल जो चरित्र हमें मिलता है, उस चरित्र में जो भूमिका लिखी होती है, वो उस कैरेक्टर की जिंदगी का एक टुकड़ा भर होती है। यदि हम स्क्रिप्ट को लें तो स्क्रिप्ट के अंदर जितना किरदार लिखा हुआ है, या मान लो हम किसी कैरेक्टर को निभा रहे हैं, मान लो हम राम का चरित्र निभा रहे हैं, तो उस दृश्य के अंदर या उस स्क्रिप्ट के अंदर राम का जितना भूमिका लिखी हुई है, राम का जीवन उससे बड़ा और विराट है। तो जो लाइनें हैं, उस लाइनों के अंदर चरित्र नहीं है, उसके बाहर भी कैरेक्टर है। और इवन वो इतना कहते हैं कि मंच पे जब आप नहीं बोल रहे हो तब भी आप अपनी भूमिका में कुछ कर रहे होते हैं। इसके अलावा जब आप मंच के ऊपर अभिनय कर रहे हैं और आपके मन से एग्जिट हो गई है, अब आप विंग्स में हैं, आप ग्रीन रूम में हैं, उस वक्त भी आपका किरदार तो कुछ कर रहा होगा ना। तो स्तानिस्लावस्की कहते हैं कि अगर आपको किरदार को समझना है तो आपको उस पाठ के बाहर झांकना पड़ेगा, उस स्क्रिप्ट के बाहर झांकना पड़ेगा, क्योंकि सीन के अंदर जो उसके जीवन का जो एक खंड है, उसकी एक सीक्वेंस
अतीत में है, पास्ट में है, जो कि स्क्रिप्ट में नहीं है। उसकी एक सीक्वेंस फ्यूचर में है जो स्क्रिप्ट में नहीं है। अब इसके अतीत से लेके और वर्तमान से होते हुए एक फ्यूचर को एक रेखा बनती है। उस अविभाजित रेखा को पकड़ना पड़ेगा, उस अविभाजित रेखा को समझना पड़ेगा, और अभिनेता गिवन टेक्स्ट के आधार पर उस अविभाजित रेखा को पकड़ने के लिए उसके अतीत में कल्पना शक्ति के आधार पर जाता है, उसके चरित्र के हिसाब से कि वो क्या कर रहा होगा। वो चरित्र सारे काम करता है ना, वो नहाता भी है, वो धोता भी है, वो कपड़े भी एक अलग अंदाज से पहनता है, वो कपड़े अलग अंदाज से रखता है, खाना खाता है, दौड़ता है, तैरता है, सारी जो क्रियाएं हैं उसका पात्र करता है। लेकिन गिवन टेक्स्ट में तो उतना नहीं है ना। अगर आपको उस चरित्र के हिसाब से अपनी भाषा, अपनी भावभंगिमा पूरी तरीके से अडॉप्ट करनी है, तो आपको उन सारी क्रियाकलापों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर इन कामों को किस तरीके से करता होगा। तब जाके आप अपने वजूद में उस भूमिका को धारण कर पाएंगे। तब आप वो जो अनब्रोकन लाइन है जो थ्रू उसकी जिंदगी में चलती है उसको पकड़ लेंगे, और उसके हिसाब से फिर उसके इर्द गिर्द भाषा, शब्द चयन, शब्दावली, उसका प्रयोग, उसकी टोन और भाव ये तय कर पाएंगे। और फिर वो उसको उतनी ही ईज के साथ, उतने ही सहजता के साथ कर पाएंगे जैसे आप जिंदगी में अपने दोस्त के साथ कर लेते हैं, अपने घर वालों के साथ कर लेते हैं, अपने संदर्भ में जितने लोगों के संदर्भ में आप चीजों को कुशलता के साथ हैंडल कर लेते हैं। अभिनय भी उससे जुदा नहीं है, प्रयोग थोड़े भिन्न है। जो चीजें, जो अनब्रोकन लाइन ऑफ एक्शन जो आप आम जिंदगी में सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो आप पूरी जिंदगी से परिचित होते हैं, आप पूरे बड़े दोस्त की जिंदगी के बड़े फलक से परिचित हैं, इसलिए आपको सहज ही वो अनब्रोकन लाइन मिल जाती है, उसके हिसाब से चीजें तय कर लेते हैं। लेकिन आपको मंच के ऊपर जब आप अभिनय करना होता है तब आपको स्क्रिप्ट का एक टुकड़ा ही मिलता है। मतलब ये कि आपको उस कैरेक्टर की जिंदगी का एक खंड मिलता है, और उस खंड के अनुसार आपको उसकी जिंदगी को एक विस्तार देना पड़ता है अपने जहन में, ताकि उसके हिसाब से आप बर्ताव तय कर पाओ, आप व्यवहार तय कर पाओ। इस प्रकार इस अप्रोच से अगर हम भूमिका पे जाते हैं तो सहज ही उस भूमिका को पकड़ते हैं, और मंच पर जब हम अभिनय करते हैं, चाहे वो 4 लाइन का है, चाहे 40 का है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हम जीवंतता के साथ उसको प्रकट कर पाते हैं। लेकिन उस अभिनय को पकड़ने के लिए उस अनब्रोकन लाइन को पकड़ना पड़ेगा जो पूरी जिंदगी में फैली हुई है उस किरदार की, उसको पकड़ना पड़ता है, और उसकी अंतर्दृष्टि हमको हमारे जीवन के संदर्भ से मिलती है। इसलिए हमने इस जुमले को समझा और उससे अभिनय के लिए क्या सीख मिल सकती है, उसको स्तानिस्लावस्की के संदर्भ में, उसका जो अभिनय सिद्धांत है उसके संदर्भ में देखा। उन्होंने और भी तकनीकें बताई हैं, उन तकनीकों पे कभी और बात करेंगे। और हमारा एक ये भी दायित्व बनता है रंगकर्मी होने के नाते कि जुमलों को हम ऐसे नहीं अपनाएं, जुमलों को, उनके निहितार्थ को समझें, और जब खुद समझ लें तब ऑडियंस को भी समझाएं। इससे पहले के एक वीडियो में भी हमने रंगकर्म के संबंध में प्रचलित जुमले जय रंगकर्म को समझने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। यदि आप उससे संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अब आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अगर कुछ विचार आपके इस संदर्भ में हो, सहमति असहमति हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि और सुधार करने का हमें मौका मिले और चीजों को बेहतर किया जा सके।
और यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको निर्बाध रूप से व्लॉग आपको मिलते रहें, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।